नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रदीप सिंह भाटिया है और आज मैं आपको 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का 8वां अध्याय आधारिक संरचना पढ़ाऊंगा। आधारिक संरचना का अर्थ, आधारिक संरचना को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था कोई भी हो, चाहे वह विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, वह प्रमुख रूप से आधारिक संरचना पर निर्भर करती है। आप जानते होंगे, आप समझते होंगे, भारत में कई राज्य अन्य राज्यों से काफ़ी हद तक विकसित हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब। यह राज्य कृषि क्षेत्र में काफ़ी हद तक विकसित हैं। दूसरी ओर गुजरात, जो कि औद्योगिक क्षेत्र में विकसित है। महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र दोनों में ही विकसित है। इनके विकसित होने का प्रमुख कारण इनकी आधारिक संरचना है। कई राज्य ऐसे हैं जिनकी आधारिक संरचना बहुत समृद्ध है। वहाँ विज्ञान, परिवहन, संचार, कृषि, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। आधारिक संरचना एक ऐसी सहायक प्रणाली होती है जिस पर आधुनिक उद्योग तथा कृषि व्यापार की प्रणाली निर्भर करती है। आधारिक संरचना उत्पादन के सभी साधनों की उत्पादकता को बढ़ाकर तथा इससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाकर देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है। आधारिक संरचना से अभिप्राय उन मूलभूत सहायक ढांचे से है जो एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। आधारिक संरचना का उत्पादन प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान होता है। आधारिक संरचना के अंतर्गत, जैसे कि मैंने आपको बताया, परिवहन, बिजली, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कई क्षेत्र आते हैं। इन सभी क्षेत्रों में मिलजुल कर जो भी विकास होता है वही आधारिक संरचना के प्रारूप को बनाता है। आधारिक संरचना दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक और एक सामाजिक। आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना को अंतर के द्वारा हम समझते हैं। आर्थिक आधारिक संरचना प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक प्रणाली को समर्थन देती है और आंतरिक रूप से आर्थिक प्रणाली की सहायता भी करती है। दूसरी ओर सामाजिक आधारिक संरचना अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक प्रणाली को समर्थन देती है। वैसे अगर हम देखें तो सामाजिक और आर्थिक संरचना दोनों ही एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं। आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत ऊर्जा, परिवहन और संचार आता है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक संरचना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, निवास, यह सब आते हैं। अच्छा लोगों का रहन सहन, लोगों को साफ सुथरा पानी मिलना, लोगों के रहन सहन में सुधार होना, यह सब सामाजिक संरचना के अंतर्गत आता है। आर्थिक आधारिक संरचना आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार भी लाती है और इस प्रकार उत्पादन को बढ़ावा देती है, जबकि दूसरी ओर सामाजिक आधारिक संरचना मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार लाती है। मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उनके स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा पर, उनके रहन सहन के स्तर में सुधार लाना आवश्यक है। यदि लोगों को शिक्षा अच्छी मिलेगी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो नियमित रूप से मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता बढ़ेगी। मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता बढ़ने से उत्पादन
उत्पादकता, उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है और ये कहीं ना कहीं आधारिक संरचना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मानव शक्ति की कुशलता में सुधार लाना आर्थिक आधारिक संरचना की प्रक्रिया के द्वारा भौतिक पूंजी के स्टॉक को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आर्थिक के अंतर्गत तो हम सिर्फ मानवीय संसाधनों के अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं उन्हें देखते हैं, चाहे वह परिवहन है, चाहे दूर संचार है, कृषि है, यह सब आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं और इनमें विकास होने से कहीं ना कहीं भौतिक पूंजी का स्टॉक भी बढ़ता है। वहीं सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत मानवीय पूंजी का स्टॉक बढ़ता है। आर्थिक आधारिक संरचना के द्वारा आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है, जबकि सामाजिक आधारिक संरचना के द्वारा मानवीय विकास की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है। सामाजिक आधारिक संरचना कहीं ना कहीं मानवीय संसाधनों के विकास पर बल देती है। आधारिक संरचना का एक देश में बहुत अधिक महत्व होता है। प्रत्येक देश जो विकसित होता है वह कहीं ना कहीं आधारिक संरचना पर ही निर्भर करता है। आधारिक संरचना यदि किसी देश की अच्छी होगी तो उस देश में उत्पादन में वृद्धि होगी। किसी भी देश की उन्नति और विकास वहां के कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। कृषि उत्पादन को बिजली, साख अर्थात ऋण, परिवहन सुविधाएं, इन सब की आवश्यकता होती है। जिनमें कोई भी कमी होती है तो इसका सीधा बुरा प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन के लिए मशीन, ऊर्जा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, रेलवे, सड़क संचार आदि की आवश्यकता होती है और यह सभी सुविधाएं कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती हैं। अगला आता है रोजगार में वृद्धि। आधारिक संरचना के कारण कहीं ना कहीं देश में श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध होता है। एक अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना जितनी अधिक विकसित होगी वहां विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, जैसे कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, परिवहन में, बैंकिंग में। यह सभी आधारिक संरचना के ही प्रमुख घटक हैं। प्रत्यक्ष निवेश। एक विकसित आधारिक संरचना निवेशकों को भी आकर्षित करती है। आप देखेंगे यदि भारत में संचार की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं अच्छी होंगी तो कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियां भारत में प्रत्यक्ष निवेश करेंगी, उद्योग लगाएंगी, जिससे भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारत में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। किसी भी नई कंपनी को, नई फर्म को अगर एक देश चाहता है कि वह यहां आकर उत्पादन करे, रोजगार प्रदान करे, तो इसके लिए सरकार को, देश को आधारिक संरचना पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। यातायात, परिवहन, संचार, यह सुविधाएं एक सरकार को उपलब्ध करवानी पड़ती हैं और इन्हीं सुविधाओं को देखते हुए विदेशी कंपनियां देश में निवेश करती हैं, घरेलू कंपनियां देश में निवेश करती हैं। बिना आधारिक संरचना के कोई भी देश अपने यहां विदेशी कंपनियों को बुलाने में
अग्रसर नहीं हो सकता। भारत में विदेशी कंपनियां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित तभी होंगी जब उन्हें भारत में आधारिक संरचना पूर्ण रूप से विकसित दिखाई देगी। अब मान लीजिए विदेशी कंपनी भारत में आकर उत्पादन करती है, परंतु उसे जितनी ऊर्जा, जितने कच्चे माल की आवश्यकता है उतना कच्चा माल नहीं मिल पाता, उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती, तो वह उत्पादन नहीं कर पाएगी। बाजार के आकार में वृद्धि। बड़े पैमाने पर उत्पादन तभी संभव है जब बाजार का आकार बड़ा होता है। आधारिक संरचना बाजार के आकार को बढ़ावा देती है। बाजार के आकार में वृद्धि प्रमुख रूप से विकसित यातायात और परिवहन पर ही निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में उत्पादक, उपभोक्ता कई क्षेत्र होते हैं। यह सभी क्षेत्र कहीं ना कहीं बाजार पर निर्भर करते हैं। आधारिक संरचना विकसित होने पर उत्पादन बढ़ता है, उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उत्पादक को उत्पादन करने में प्रोत्साहन तभी मिलता है जब उसे उत्पादन से संबंधित सभी सुविधाएं समय पर मिलती रहें। यातायात, परिवहन, बिजली, कच्चा माल, कोयला, ईंधन, यह सभी सुविधाएं, उत्पादन के सभी साधन उसे समय पर मिलते रहेंगे तो वह उत्पादन के स्तर में वृद्धि कर पाएगा और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण बाजार का विकास होगा, संपूर्ण बाजार में वृद्धि होगी। अब हम पढ़ते हैं भारत में आधारिक संरचना की क्या अवस्था है। परंपरागत रूप से हम मानते हैं कि केवल सरकार ही देश की आधारिक संरचना के विकास के लिए जिम्मेदार है। मतलब एक देश में अगर आधारिक संरचना यानी कि उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है तो केवल सरकार ही व्यय करेगी। जितने भी यातायात के लिए हाईवे बनते हैं इन पे सरकार द्वारा व्यय किया जाता है, परंतु वास्तव में यह पाया गया है कि आधारिक संरचना में सरकार का निवेश अपर्याप्त है। सरकार सभी क्षेत्रों में इतना अधिक व्यय नहीं कर सकती। कई वर्ष पहले तक तो सभी क्षेत्रों में सरकार द्वारा ही व्यय किया जाता था, जैसे बड़े बड़े बांध बनाना, एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए सड़कें बनाना, बिजली उद्योग, इन सब में सरकार द्वारा ही व्यय किया जाता था। परंतु धीरे धीरे निजी क्षेत्र, निजी कंपनियां भी सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साझेदारी में आधारिक संरचना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हम सकल घरेलू उत्पाद का केवल 5% ही आधारिक संरचना में निवेश करते हैं, केवल 5%। यह प्रतिशत बहुत कम है। अगर यह प्रतिशत अधिक होता, आधारिक संरचना पर व्यय किया जाता, तो कहीं ना कहीं आज भारत बहुत जल्द विकसित अर्थव्यवस्था बन जाता। भारत के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं तथा ग्रामीण आधारिक संरचना की स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है। गांव में महिलाएं ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लकड़ी, घास फूस, गोबर आदि का प्रयोग करती हैं। हालांकि धीरे धीरे सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं, लागू भी की गई हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की उपलब्धता के लिए लकड़ी, घास फूस इन सब का प्रयोग ना हो, क्योंकि इनके प्रयोग से कहीं ना कहीं श्रम शक्ति का नुकसान होता है, लोग बीमार होते हैं।
फिर भी सरकार द्वारा इतनी योजनाएं बनाने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ऊर्जा एकत्रित करने के लिए, पानी के लिए तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए गांव में आज भी लोगों को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। गांव में आज भी मूलभूत आवश्यकताएं उतनी उपलब्ध नहीं हैं जितनी शहरों में। अब मैं आपको ऊर्जा के बारे में पढ़ाता हूं। ऊर्जा किसी भी देश की आधारिक संरचना का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। वास्तव में ऊर्जा उत्पादन क्रिया की जीवन रेखा है। यह उद्योगों, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं, जैसे वाणिज्यिक स्रोत, गैर वाणिज्यिक स्रोत, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत और गैर व्यावसायिक स्रोतों को हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं। सबसे पहले हम वाणिज्यिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, बिजली, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। इनका प्रयोग प्रमुख रूप से कारखानों में, फर्मों में उत्पादन क्रिया के लिए किया जाता है तथा इन्हें बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। कहीं ना कहीं पेट्रोल, कोयला, बिजली, यह भी अपने आप में बड़े बड़े उद्योग हैं जिन्हें निजी क्षेत्र अपने लाभ को अर्जित करने के लिए संचालित करते हैं तथा इनका प्रयोग करते हैं। इनमें नई नई क्रियाएं करने के लिए व्यय करते हैं, इन्हें खोजने पर व्यय करते हैं क्योंकि इनसे बहुत अधिक लाभ भी प्राप्त होता है और यह कहीं ना कहीं उत्पादन में योगदान भी देते हैं। अगला आता है गैर वाणिज्य स्रोत। इसके अंतर्गत लकड़ी, कृषि अवशेष यानी घास फूस वगैरह, सूखा गोबर, भूसा आदि आते हैं। मुख्य रूप से इनका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ईंधन के लिए लकड़ी, कृषि अवशेष गांव के लोगों को निःशुल्क वस्तुओं के रूप में ही प्राप्त होते हैं। इसके लिए गांव के लोगों को किसी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ता। चाहे इनकी उपलब्धता स्थानीय बाजार में है, फिर भी गांव के लोग इन्हें बाजार से खरीदते नहीं हैं। यह इनका प्रयोग अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत समय के साथ साथ समाप्त हो जाएंगे, जबकि गैर वाणिज्यिक स्रोतों का पुनः नवीनीकरण हो सकता है। लगभग 60% भारतीय परिवार अपनी घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए परंपरागत स्रोतों पर ही निर्भर है। अब आता है परंपरागत स्रोत। यह वह स्रोत है जिनकी हमें जानकारी है और जिनका प्रयोग बहुत अधिक लंबे समय से हो रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली। वर्तमान समय में भारत में ऊर्जा के कुल उपभोग का लगभग 65% वाणिज्यिक ऊर्जा से पूरा होता है, जिसमें कोयले का अनुपात सबसे अधिक है जो कि लगभग 55% है। इसी प्रकार प्राकृतिक तेल जिसका 31% भाग है, प्राकृतिक गैस का योगदान 11% है, जबकि जल ऊर्जा का योगदान लगभग 3% है। अंत में आता है गैर परंपरागत स्रोत। यह अब भी प्रयोग की अवस्था में ही है। इन्हें अभी भी प्रयोग में लाने की कोशिश की जा रही है।  यह अभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं।
और बहुत कम सीमा तक इनका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। इनका उपयोग अभी इतना अधिक अर्थव्यवस्था में नहीं हुआ है क्योंकि इनके विकास की अभी भी बहुत अधिक जरूरत है। तो बच्चों, आज हमने आधारिक संरचना के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि किसी भी देश के विकास के लिए आधारिक संरचना कितनी आवश्यक है और आधारिक संरचना किन किन चीजों पर निर्भर करती है। हमने ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में भी पढ़ा। अभी आधारिक संरचना में विद्युत और स्वास्थ्य, यह दो क्षेत्र भी आते हैं। कोई भी देश की आधारिक संरचना कहीं ना कहीं उस देश के स्वास्थ्य और विद्युत पर भी निर्भर करती है और जिसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस अध्याय के अगले भाग में मैं आपको विद्युत तथा स्वास्थ्य के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। आशा करता हूं आज आपको आधारिक संरचना के बारे में अच्छे से ज्ञात हुआ होगा। नमस्कार।